आपको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर यानी कि 11वीं क्लास के लिए मोल कंसेप्ट लेके आया हूँ। उसके पहले आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो जाके देखेंगे, बहुत सारे हम लोग इस चैप्टर में कवरेज किए हुए हैं। तो आइए पहले ही चैप्टर में पहले यूनिट में हम लोग मोल कंसेप्ट लेके आए हैं। मोल अवधारणा। तो मोल अवधारणा में आप देखेंगे एक दर्जन बराबर क्या होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं और एक ग्रूस बराबर 144 वस्तुएं होती हैं। यानी कि आप एक दर्जन में 12 वस्तुएं, अगर देखिए अगर आप कहते हैं कि एक दर्जन केले का भार कोई निश्चित नहीं है, हम यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। एक दर्जन केले का भार कोई निश्चित नहीं है। एक दर्जन का भार आपको 500 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है, लेकिन एक दर्जन में हमेशा केले कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। यानी कि एक दर्जन में हमेशा 12 ही वस्तुएं पाई जाएंगी और एक ग्रास में 144 ही वस्तुएं पाई जाएंगी। इसी की तरह मोल कंसेप्ट भी आया, मोल अवधारणा भी आया। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि एक दर्जन केला, अब कभी कहते नहीं 1 केजी केला, हम क्या बोलते हैं, एक दर्जन केला। एक दर्जन वस्तुएं मतलब उसमें संख्या को प्रदर्शित करता है। और हमारे केमिस्ट्री में जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब अणु और परमाणु छोटे छोटे होते हैं, आप बताइए, अब उनको आप केजी में थोड़ा माप सकते हैं, ग्राम में थोड़ा माप सकते हैं। अब इसके लिए साइंटिस्टों को यानी वैज्ञानिकों को क्या आवश्यकता पड़ी, क्या हम एक नया यूनिट दें जो यूनिट हमारे अणु और परमाणुओं की माप सके। तो उन्होंने एक एसआई मात्रक मोल को लाया। एसआई में क्या लाया, मोल को लाया। अब देखिए, चूंकि हम थोड़ा परिभाषा दे देते हैं एनसीईआरटी के बुक के अनुसार। एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्या होता है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितना कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए एनसीईआरटी का यह है, एनसीईआरटी का क्या है कि किसी पदार्थ के एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है। ये तो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है परिभाषा। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही लेके चलते हैं। देखिएगा, अगर हम देखें एसआई जो मोल होता है, और एक मोल बराबर क्या होता है, हमेशा एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। हम कहें एक मोल में कितने वस्तुएं होती हैं, 6.022 10⁻23 होती है। अभी परिभाषा देखें कि कार्बन 12 ग्राम में क्या, कार्बन 12 में 12 ग्राम कार्बन कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, किसी पदार्थ के 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम की परमाणुओं की संख्या होती है। अर्थात ये कह रहा है कि 12 ग्राम कार्बन क्या, 12 ग्राम कार्बन क्या होता है, 1 मोल होता है। और हमेशा 1 मोल बराबर क्या होता है, 6.022 10⁻23। यानी कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कणों की संख्या होती है, कणों की संख्या होती है 6.022 10⁻23। अब देखिए 12 ग्राम आया कैसे। अब 12 ग्राम को भी हम मान लेते हैं, 12 ग्राम कैसे आया। देखिएगा, थोड़ा हम लोग 12 ग्राम को भी सीख लेते हैं, 12 ग्राम कैसे आया। आप जानते हो, क्या जानते हो, जो कार्बन होता है, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 प्रोटॉन होता है और 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन नहीं होता है। तो हम थोड़ा एक चीज जानते हैं, आपको पता है किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो किस पे निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
यानी कि अगर हम बात करें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। आप देखिएगा अगर हम देखें 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन कितना होता है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। आपको पता है कि एक प्रोटॉन का जो भार होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg। देख रहे हैं, और उतना ही जितना प्रोटॉन का भार होता है उतना ही लगभग न्यूट्रॉन का भार होता है। तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं तो कि प्लस है 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24। अगर हम देखें इसको, यहाँ प्लस है तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, ये देखिए ये यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस 10 23 दोनों में कॉमन है, तो देखेंगे लगभग में ये कितना आएगा, 12 mu। कितना आएगा, 12 mu। तो 12 एटॉमिक मास आएगा। यानी कि अगर हम कहें कि किसी प्रोटॉन का जो भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है, 12 mu। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 mu क्या, 12 mu 12 ग्राम के बराबर होता है। 12 mu 12 ग्राम का होता है। देखिए हम दूसरे शब्दों में देखते हैं कि 12 ग्राम कार्बन की बात करते हैं। 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने सिद्ध किया। मास स्पेक्ट्रोग्राफी, देखिएगा मास स्पेक्ट्रोमीटर, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से ज्ञात हुआ कि जो कार्बन जो परमाणु होता है, कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम भार होता है। हमें पता है एक मोल में कितने होते हैं, 12 ग्राम होते हैं। तो हम निकालना है क्या, एक मोल में कणों की संख्या, एक मोल में कणों की संख्या। देखिए ये क्या लिया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन के कण का जो द्रव्यमान पाया 1.96 ग्राम पाया। तो अगर हम कहें कि 12 ग्राम में, यानी कि एक मोल में कणों की संख्या कितना होता है, तो 12/1.992648 इंटू 10⁻23 आप कणों की संख्या निकाल सकते हैं। और जो लगभग में आपका कितना आएगा, 6.022 10⁻23। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 10⁻20। यानी कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.022 10⁻23। तो ये आपका रहा। अब यह हम कह दें कि भाई क्या क्या सूचनाएं देती है, मोल क्या क्या सूचनाएं देती है। तो मोल अगर हम देखें, मोल क्या क्या मैसेज देती है, सूचनाएं देती है। तो सूचनाओं की बात अगर हम करें तो ये दिखाता है, पहली अगर हम सूचना की बात करें तो पहली सूचना क्या बताता है, क्योंकि ये पदार्थ में कणों की संख्या कितना, एक मोल में कितने कणों की संख्या दिखाता है, कणों की संख्या दिखाता है 6.022 इंटू 10⁻23।
23। क्या दिखाता है? पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.22 10^23। और देखिए जो अभी अभी इसके पहले बताया कि एक मोल यह प्रदर्शित करता है, एक मोल वह प्रदर्शित करता है, कि उस प्रमाण के जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का भार। अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी एक मोल पदार्थ है, उसके एटॉमिक मास में जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो एक मोल के बराबर यानी 6.022 10^23 होती है। एटॉमिक मास में कणों की संख्या ये प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? एक मोल वह प्रदर्शित करता है कि एटॉमिक मास में कितनी कणों की संख्या है। अब अगर हम देखें कि मूल अवधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ी, मूल अवधारणा की आवश्यकता की देखें, आवश्यकता क्यों पड़ी मूल अवधारणा की? देखिए परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं तथा किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ कार्य करने के लिए इतने ही परिमाण में एक मात्रक की आवश्यकता होती है, वह मोल संकल्पना के हम लोग उसको देखें। यानी कि आप लोग देखें कि मोल कंसेप्ट की आवश्यकता क्या पड़ी, मोल के बेसिक नॉलेज के बारे में आप लोगों ने देखा। आइए हम थोड़ा मोलर कंसेप्ट में एक शब्द आता है मोलर मास। मोलर मास के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। मोलर वॉल्यूम आया, मोलर मास। कई बार हम लोगों ने मोलर मास को देखा। मोलर मास क्या होता है, तो हम लोग मोल के बारे में मोलर मास को पढ़ा है। तो क्या होता है, पदार्थ के एक मोल में, देखिए पदार्थ के एक मोल में जितने उस पदार्थ की मात्रा होती है, ग्राम में मात्रा होती है। देखिए मोलर मास क्या होता है कि एक मोल में उस पदार्थ की जितना अगर भार ग्राम में व्यक्त किया जाए वही मोलर मास कहलाता है। मोलर मास क्या कहलाता है? एक मोल में जितना ग्राम पदार्थ उपस्थित होता है। देखिएगा अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन अभी देखें, कार्बन का जो मोलर मास होता है कितना होता है? 12। अभी हम लोग बताया मोलर मास कैसे निकालने, P+N से। अभी हम लोग इसके पहले मोलर मास निकालने के लिए P+N का फार्मूला देखे थे, यही लगाएंगे P+N, यहाँ हम लोग इसको लेके चलेंगे। लेकिन कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। लेकिन अगर हम मोलर मास की बात करें H2O का कितना होता है, क्या H2O का कितना होता है मोलर मास, तो हम कहेंगे कि H हाइड्रोजन का 2 यानी कि हाइड्रोजन का एक होता है, सॉरी 1 + 1 + 16 बराबर कितना होता है? 18। यानी कि अगर हम पानी का मोलर मास क्या कहें? 18 होता है। हम कहें एक मोल पानी ले ले तो कितना उसका भार होगा? 18 ग्राम होगा। सीधे 18 ग्राम पानी की बात करें तो 1 मोल होगा। अगर अगला हम लोग बात करें मोलर मास में, तो सोडियम क्लोराइड को देखें, NaCl को देखें, तो NaCl का अगर मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सोडियम का क्या होता है? 23 और प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। और कितना हो जाएगा पूरा जोड़ोगे तो 58.5। तो यानी कि Cl का जो मोलर मास होता है वो 58.5 होता है। तो ये तो हुआ मोलर मास। अगला थोड़ा इसी में हम लोग चलेंगे। अभी बात कर रहे थे मोलर वॉल्यूम। मोलर मास हो गया, अब मोलर वॉल्यूम की थोड़ा इसमें बात चर्चा करेंगे। मोलर आयतन यानी कि मोलर किसी पदार्थ के एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है वह पदार्थ का मोलर आयतन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है वो
वैल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर आयतन कहलाता है। अब मोलर आयतन को देखिएगा, अगर हम बात करें कि दो तरीका से हम लोग देखेंगे, दो तरीका से नहीं, एक ही तरीका से देखेंगे। थोड़ा हम लोग बहुत चर्चा करेंगे इसमें, मूल कंसेप्ट में ही इसको छोड़ दें। मोलर वैल्यूम आप जान गए कि एक मोल जितना आयतन ग्रहण करेगा उसका मोलर वैल्यूम होगा। मोलर मास क्या होगा? एक मोल का जितना भार होगा उसका होगा आपका मोलर मास। थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। मूल कंसेप्ट अगर हम देखें तो इसको तीन तरीका से हम लोग दर्शा सकते हैं। क्या कितने तरीका से दर्शा सकते हैं? तीन तरीका से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। वो तीनों तरीका आप लोग देखेंगे, तीनों तरीका देखेंगे, तीनों यहाँ बताएंगे। अब देखिए तीन तरीका क्या है। पहला आप देखेंगे, पहला तरीका दर्शाने के लिए देखिए, मोल को हम लोग n से दर्शाते हैं। अभी अवोगाद्रो संख्या नहीं बताएंगे। पहला होता है n बराबर W/। n क्या है? मोलों की संख्या। ध्यान दीजिए, n क्या है? मोलों की संख्या है। तो मोल को संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर क्या होता है? W/m। पहले नंबर जानिए, n बराबर क्या होता है? W/m। दूसरा होता है आपका, अगर हम वैल्यूम की बात करें तो हमेशा जो वैल्यूम होती है n बराबर क्या होती है? n = v/22.4 STP या NTP। देखिए n बराबर W/v n बराबर यहाँ क्या होगा? v/22.4। और एक और होता है कि आप उसमें परमाणुओं की संख्या पे दर्शाए कि परमाणुओं की संख्या कितना है। तो कैसे हम लोग दर्शाते हैं? जैसे मान लीजिए दूसरा होगा परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होगा? n × x। जहां आपको क्या होगा? देखिए n मोलों की संख्या, n अवोगाद्रो संख्या, और ये क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। इसी को हम लोग कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। n = 6.022 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। तो ये आपको तीन तरीका से, अब देखिए इसको आप लोग, ये तो मोलर मास हो गया। अभी हम लोग ये क्या, m तो मोलर मास, W उस पदार्थ का भार, और यहाँ v आयतन होगा कितना ऑक्युपाई कर रहा है, 22/7। तो हम लोग ये थोड़ा बहुत देखे और मूल कंसेप्ट देखे। मूल कंसेप्ट को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इसमें हम लोग करते हैं। क्वेश्चन एक देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? हीलियम के 52 मोल में और हीलियम के 52 यू में तथा हीलियम के 52 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यह हम लोग को ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखते हैं हम मूल कंसेप्ट पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है He के 52 मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होगी? He के 52 मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखेंगे हम जानते हैं एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। यानी कि एक मोल में अगर बात करें, एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी 6.022 × 10⁻23। तो अगर बात कर दिए कि 52 मोल में कितना है, 52 मोल में परमाणुओं की संख्या कितना है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे? 52 मोल में परमाणुओं की संख्या इक्वल टू 52 × 6.022 × 23। क्या होगा? 52 × 6.022 23। और ये आंसर आएगा लगभग में 313.14 × 23। कितना आएगा? 313.14 10⁻
23। अगर परमाणुओं की संख्या ये आपको समझ में आया होगा कि 52 मोल में कितने, एक मोल में परमाणुओं की संख्या इतनी होती है, तो 52 मोल में कितने होगी, 52 10 6.023 का मल्टीप्लाई करेंगे 313 1.423 आपका करोड़ की संख्या आएगी। ये पहला का आपका आंसर हो गया। दूसरा का आंसर देखेंगे, दूसरा क्या कर रहा है, He के 52 यू में परमाणुओं की संख्या, यानी कि हीलियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 52 यू में कितना होना चाहिए परमाणुओं की संख्या। आपको पता है हीलियम में जो हीलियम का मोलर मास होता है वो 4 यू होता है। कितना होता है, 4 यू होता है। ये याद करना पड़ेगा आपको, छोटे क्लास में भी और इस क्लास में भी याद करना पड़ेगा। हीलियम का जो मोलर मास होता है 4 होता है, ठीक है। तो इस संख्या पूछ रहा है कि कितने He परमाणु में कितने होंगे। तो आपको देखिए सेकेंड, आपको पता करना पड़ेगा कितने परमाणु होंगे इसमें, क्योंकि हीलियम में 4 यू, एक परमाणुओं की जो एक परमाणु हीलियम का जो मास होता है 4 यू होता है, तो 52 कितना होगा, इसलिए 52 यू में हीलियम परमाणु की संख्या इक्वल टू कितना होगा, 52/4। कितना होगा, 52/4 इक्वल टू कितना, यानी कि परमाणु की संख्या। और तीसरा है कि हीलियम के 52 ग्राम में कितने होंगे। अब हीलियम के 52 ग्राम में कितने परमाणु की संख्या होगी। इसमें हम लोग थर्ड करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं हीलियम, क्या देखते हैं, हीलियम का परमाणु में जानते हैं 4 ग्राम होता है, यानी कि हमें ये पता भी पड़ लिए कि 4 mu, या हम लोग कह सकते हैं 4 ग्राम हीलियम बराबर 1 मोल होता है। हम लोग अभी पढ़े कि क्या करता है, मोलर मास को ही डिनोटेट करता है मोल। तो एक मोल का जो भार होता है वो 4 ग्राम होगा, देखिएगा। तो 52 ग्राम में कितने मोल, तो यानी कि 52/4 बराबर 13 मोल। मोलों की संख्या कितना आ गई, 13। और आप जानते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि अगर हम कणों की संख्या कितनी होगी तो कितनी होगी, इसलिए कणों की संख्या, अभी पहले सूत्र पढ़े, कणों की संख्या बराबर क्या होगा, n गुणे क्या, n गुणे Na। तो अभी इसको हम लोग पीछे पढ़ा है, तो n कितना आया 13 और Na कितना आया 6.022 इंटू 23, और इसका जो मान होगा वो मान होगा आपका 78.86 इंटू 10/23। तो ये आपका ये क्वेश्चन रहा। तो हम दूसरा क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग फटाक दे उतारिए, और नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेके, और फिर अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग देखिएगा। यहाँ हम लोग क्वेश्चन है 0.2 मोल में CO2 में कितने ग्राम CO2 उपस्थित है। ये क्वेश्चन क्या है, 0.2 मोल CO2 में कितने ग्राम CO2 उपस्थित है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। हम जानते हैं CO2 का मोलर जो मास होता है, CO2 का मोलर मास कितना होता है, 12 + 16 × 2 = 44। यानी कि एक मोल देखेंगे, एक मोल CO2 का भार कितना होता है, आपका होता है 44 ग्राम। तो 0.2 मोल CO2 का जो भार होगा, यानी कि 0.2 मोल CO2 का जो भार होगा वो क्या होगा, 44 × 0.2 कितना होगा, 44 × 0.2 = 8.8 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन है H2SO4 के 0.6 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। देखिए ये क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। यहां देखेंगे H2SO4 के 0.6 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है। तो एक चीज हम जान लेते हैं, H2 एक मोल
ये ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, परमाणुओं की संख्या। तो हम ये देख लेते हैं कि 0.6 मोल में कितने परमाणु H2SO4 के अणु होंगे। देखिए हल देखेंगे पालन नंबर। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम देखेंगे, आप जानते हैं कि एक मोल बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.6 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.6 में किसकी संख्या H2SO4 कणों की संख्या, ये निकलना है। अब देखिएगा 0.6 मोल में H2SO4 की कणों की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी 6.022 10⁻23 तो यहाँ देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.6 का आंसर कितना है 3.6123 10⁻23, यानी कि H2SO4 कणों की संख्या कितना है, इतना है। और कह रहा है कि केवल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इसमें पूछ रहा है। तो H2SO4 में H2SO4 में ऑक्सीजन की कणों की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, आप देखें परमाणु की संख्या आप देख भी रहे हो 4 है, कितना है 4। अब देख लिए 4 है, तो कण कितने हैं, इतने आए, तो 4 एक में है, तो इतने में कितने हो गए, तो 4 गुणे कर देंगे, तो इक्वल टू क्या होगा, अगर हम कहें, इसलिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना हो गया देखे, तो ये हो गया आपका 3.6123 10⁻23 इंटू 4 आपका आया। तो आपने देखा कैसे आप लोग मोलों की संख्या निकाले, इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग देख ले सकते हैं कितना आएगा 1.445 इंटू 10⁻24 सॉरी 10⁻24 आंसर आएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, 5 मोल में क्लोरीन अणुओं की संख्या, यहाँ क्या पूछ रहा है, वहां परमाणु की संख्या पूछा है, तो यहाँ अणुओं की संख्या पूछ दिया, तो ये तो आसान है, अणुओं की संख्या तो Cl2 होता ही है, तो अब सीधे आ जाएगा अणुओं की संख्या। ये परमाणुओं की संख्या पूछता तो अलग होता, लेकिन यहाँ अणुओं की संख्या बोल दिया, तो इसलिए हम लोग थर्ड देखेंगे। आप जानते हैं 1 मोल क्लोरीन, हम लोग 1 मोल ऐसे लिख देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो 5 मोल बराबर क्या होगा, इसलिए 5 मोल बराबर क्या होगा 6.022 इंटू 23 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये आपको जब गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लगभग में आपका आंसर आ जाएगा कि कितने अणुओं की संख्या है। और आज का बस वीडियो आज ही, और इसमें आपको कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप मूल कंसेप्ट को, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू।